2004 कैमरे के सामने सोनिया का त्याग। Today that voice tells me I must humbly decline this post. सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। कैमरे के पीछे त्याग या सियासी तिकड़म। दो 2009 कैमरे के सामने मनमोहन पीएम। क्या इस चुनाव में या इस चुनाव में बिल्कुल नहीं, या आगे आने वाले वक्त में कब? आपने ये कवर को देखा? कैमरे के पीछे एक्सीडेंटल पीएम। The people of the country have a right to know what happens within the highest levels of government in decision making. कैमरे के सामने मैं नहीं हम। कैमरे के पीछे मैं और मैं। कैमरे के सामने मनमोहन करते हैं सारे फैसले। कैमरे के पीछे यस मैडम। कैमरे के पीछे यस मैडम। जी, मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब में जो दावे किए हैं उनका मतलब 2 शब्दों में यही है, यस मैडम। किताब का दावा है कि पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह बस नाम के प्रधानमंत्री हैं, काम के नहीं। वो आदेश देते नहीं, सिर्फ आदेश मानते हैं। और इस पूरे सिस्टम का रिमोट 10 जनपद में है, यानी सोनिया गांधी के हाथ। जी न्यूज ने आज अपनी लाइब्रेरी से पिछले 10 साल की कुछ तस्वीरें निकाली हैं और यह परखने की कोशिश की है कि तस्वीरें क्या कहती हैं और बारू की किताब के पन्ने क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। 301 पन्नों की इस विस्फोटक किताब का एक एक चैप्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसी रबर स्टैंप बता रहा है जो रिमोट कंट्रोल से ठप्पा मारती थी, और रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास होता था। राजनीतिक बारूद से भरी यह किताब लिखने वाला वो शख्स है जिसके पास प्रधानमंत्री कार्यालय की तमाम अंदरूनी जानकारियां होती थी। मई 2009 में मीडिया के कैमरों के सामने मनमोहन सिंह किंग थे। दोबारा जीत कर आए मनमोहन सिंह के लिए कहा गया था सिंह इज किंग। ये वो मनमोहन सिंह थे जिन्हें चुनाव कैंपेनिंग के दौरान विपक्ष ने आजादी के बाद का सबसे कमजोर पीएम बताया था। लेकिन 2008 की आर्थिक मंदी, मुंबई हमले समेत कई फैक्टर्स के मद्देनजर ओपिनियन पोल्स की भविष्यवाणी को मनमोहन सिंह ने झूठा साबित किया था। लेकिन मनमोहन के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब कहती है कि यहीं से मनमोहन का वो दौर शुरू हुआ कि वो ऑफिस में तो रहे लेकिन पावर में नहीं। संजय बारू कहते हैं कि 2009 में जीत कर आए मनमोहन सिंह अपनी तरह से सरकार चलाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सोनिया ने यह जाहिर कर दिया कि पार्टी ही नहीं, सरकार की भी असली बॉस वही है। वैसे मनमोहन को यह एहसास बहुत पहले ही हो चुका था कि असली सत्ता सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ही है। किताब में बारू ने लिखा है कि मनमोहन हमेशा इस सवाल से परेशान रहे कि सत्ता की ताकत उनमें है या वो सिर्फ सोनिया की कठपुतली है। मीडिया के कैमरों के सामने प्रणब मुखर्जी को सरकार का संकट मोचक करार दिया जाता रहा, लेकिन बारू की किताब का दावा है कि वही प्रणब मुखर्जी 2008 में बतौर विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे से लौटते हैं तो 3 दिनों तक प्रधानमंत्री को दौरे की जानकारी तक नहीं देते हैं। दरअसल
सिविल न्यूक्लियर डील पर लेफ्ट के विरोध के मद्देनजर मनमोहन को हटाकर प्रणब मुखर्जी या सुशील शिंदे को प्रधानमंत्री बनाने की अटकलें थी। हालांकि किताब का दावा है कि सहयोगी मनमोहन के संकट मोचक बने। किताब के मुताबिक एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने साफ कहा था कि डॉक्टर साहब के सिवाय किसी और को उनकी पार्टी समर्थन नहीं देगी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो बने रहे, लेकिन संजय बारू की किताब दावा कर रही है कि उन्हें भी इस बात का कोई भ्रम नहीं रहा कि मीडिया में ड्यूअल पावर सेंटर की जो बात होती है उससे भी एक कदम आगे केंद्र में सिर्फ एक पावर सेंटर है और वो 7 RCR नहीं बल्कि 10 जनपद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संजय बारू ने जो लिखा है उस नजरिए से देखें तो मनमोहन सिंह ने भले ही शपथ प्रधानमंत्री पद की ली हो, लेकिन उस पद की ताकत सोनिया गांधी के ही पास थी। सवाल उठता है, तो क्या सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह को पीएम बनाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? आखिर वो रणनीति क्या थी और क्यों मनमोहन सिंह चुपचाप सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली बने रहे? यह समझना भी बहुत जरूरी है। मनमोहन सिंह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो कहा गया सोनिया ने मनमोहन को प्रधानमंत्री इसलिए चुना है क्योंकि उनकी छवि सबसे अच्छी है। इसमें दो राय नहीं कि ईमानदार और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में कामयाब रहे मनमोहन को चुनकर सोनिया ने एक बड़ा संदेश दिया था। लेकिन संजय बारू की किताब का दावा है कि कांग्रेस के पुराने नेताओं और 10 जनपद के करीबियों पर मनमोहन की सत्ता कभी कायम नहीं हो सकी। बारू ने लिखा है कि पॉलिटिकली एम्बिशियस अर्जुन सिंह, लेफ्ट ऑफ सेंटर AK एंटनी और पीएम इन वेटिंग प्रणब मुखर्जी से पार पाना प्रधानमंत्री के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। किताब दावा करती है कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक सत्ता की सीमा और पीएमओ की संस्थागत कमजोरी का मतलब था कि मंत्रियों के कामकाज पर पीएम और उनके ऑफिस का बहुत थोड़ा ही नियंत्रण रह गया। किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ पीएम चिदम्बरम का अच्छा तालमेल रहा, जबकि प्रणब मुखर्जी के साथ केवल औपचारिक संबंध रहा। किताब में लिखा गया है कि कांग्रेस के सांसद और नेता हमेशा सोनिया को खुश करने में जुटे रहते थे। प्रधानमंत्री से वफादारी उनकी राजनीतिक मजबूरी नहीं थी, न ही डॉक्टर सिंह ने उस तरह वफादारी की चाहत रखी जैसे सोनिया और उनके सहयोगियों को सांसद से अपेक्षा रहा करती थी। किताब दावा करती है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण जयराम रमेश ने दिया। जूनियर मंत्री होते हुए भी उन्होंने पीएम को लिखी सोनिया की वो चिट्ठी उजागर कर दी जिसमें सोनिया ने प्रधानमंत्री को आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ने पर आगाह किया था। किताब कहती है कि पीएमओ पर पुलक चैटर्जी के जरिए सोनिया गांधी ने दबदबा बना लिया था। सोनिया के कहने पर पीएमओ में नियुक्त पुलक लगभग रोज सोनिया को महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रीफ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संजय बारू का दावा है कि 2004 में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराना कोई बलिदान नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और बारू के मुताबिक यह चाल तब सामने आ गई जब सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई और मनमोहन सिंह इस काउंसिल के गठन से सहज नहीं थे। बारू के दावों की सच्चाई को जानने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि क्या सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से एक समानांतर कैबिनेट बनाकर पीएमओ को टेक ओवर कर लिया गया। पहली तस्वीर देखिए। 2004 में जब सोनिया गांधी ये कहते हुए प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए मना कर रही हैं कि ये उनके अंतरात्मा की आवाज है, सभी ने माना कि सोनिया ने एक मिसाल पेश की है। दूसरी तस्वीर देखिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सभी को लगा कि देश को आर्थिक उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का पद भी मिल रहा है और सोनिया गांधी का समर्थन भी। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी पर भी गौर करिए। उधर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और इधर सोनिया ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर एक पैरेलल कैबिनेट बनाई और उसकी अध्यक्ष बन गई। सवाल उठता है कि मनमोहन सिंह नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के गठन से सहज क्यों नहीं थे और सोनिया गांधी का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष बनने के पीछे कौन सी राजनीतिक चाल थी। राहुल गांधी जब भी यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
राइट टू इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने ही तैयार किया था। दूसरा अचीवमेंट फूड सिक्योरिटी बिल। तीसरा बड़ा अचीवमेंट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने। कल हिंदुस्तान में मनरेगा है। जी सर। मतलब रोजगार का अधिकार। जी सर। कोई भी मतलब 100 दिन का रोजगार मांग सकता है, उसको वो अधिकार मिलता है। जी सर। जी सर। राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI, उससे सूचना का अधिकार मिलता है। जी। भोजन का अधिकार है, उससे भोजन का अधिकार मिलता है। यही नहीं, जिस राइट टू एजुकेशन एक्ट और एम्प्लॉय गारंटी एक्ट के नाम पर अक्सर सोनिया और राहुल अपनी पीठ थपथपाते हैं, उन एक्ट का ड्राफ्ट भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने ही तैयार किया था। साफ है, जब यूपीए सरकार के अचीवमेंट गिनाने की बारी आती है तो राहुल और सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के दरवाजे से निकली योजनाओं को लेकर आगे आ जाते हैं। और जब करप्शन और महंगाई पर सवाल खड़े होते हैं तो मनमोहन सिंह को खड़ा कर दिया जाता है। बारू ने जो लिखा है उसके मुताबिक अगर समझें तो ये सोनिया की राजनीतिक चाल की ओर ही इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं यस मैडम। संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में यह दावा करते हैं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को उनके दूसरे कार्यकाल में अधिकार शून्य कर दिया। कैबिनेट में अहम पदों पर नियुक्ति का फैसला सोनिया गांधी का होता था और प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के सामने सरेंडर कर चुके थे। बारू के मुताबिक मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे कि देश में 2 पावर सेंटर्स हों, लेकिन क्या इसके बावजूद पिछले 10 साल में देश में सत्ता के 2 केंद्र नहीं थे? यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल के कार्यकाल पर एक निगाह डालिए। आपको कई ऐसी तस्वीरें याद आ जाएंगी जिनमें साफ जाहिर है कि मनमोहन सिंह इस सरकार का केवल चेहरा है। फैसले तो 10 जनपद यानी सत्ता के असली केंद्र से लिए जाते हैं। न केवल फैसले लिए जाते हैं, बल्कि जो कोशिशें मनमोहन सिंह की होती है उन्हें फाड़कर फेंक दिए जाने लायक बताया जाता है। I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress Party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. राहुल गांधी मनमोहन सिंह के लाए हुए अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने वाला बताते हैं और मनमोहन सिंह के पास ये कहने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि इस बारे में मैं उनसे बात करूंगा। And when I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. सत्ता के 2 सेंटर हैं, ये एक बार नहीं कई बार जाहिर किया जाता है। जब यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को आगे कर दिया और जब लोकपाल लागू हुआ तो उसकी घोषणा करने राहुल गांधी आगे आ गए और मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया। भैया ये पॉइंट ये है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है और कंसेंसस है, ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस है, ब्रॉड कंसेंसस है। तो सब पार्टियों को मिलकर ये काम अब पूरा करना चाहिए। हम यहां तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। किताब में सत्ता के 2 केंद्र होने का दावा एक बार फिर दिखा जब सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह को बताना तक जरूरी नहीं समझा, जबकि मनमोहन सिंह सी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। 2 पावर सेंटर का वही चेहरा प्रणब मुखर्जी ने भी मनमोहन को दिखाया। सोनिया गांधी के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह को बजट स्पीच का ड्राफ्ट तब तक नहीं दिखाया जब तक कि उन्होंने उसे अंतिम रूप नहीं दे दिया। सत्ता के इन 2 केंद्रों की लड़ाई में हार हमेशा मनमोहन सिंह की ही हुई। मनमोहन सिंह चाहते थे कि ए राजा को मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए, जबकि सत्ता के दूसरे केंद्र यानी सोनिया गांधी ने न केवल राजा को मंत्रिमंडल में शामिल किया बल्कि महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो संजय बारू की इस किताब में ऐसा सियासी बारूद है जिसने चुनाव के इस मौके पर पहले से पिच पर लड़खड़ा रही यूपीए सरकार को हिट विकेट की स्थिति में ला खड़ा किया। जाहिर है मनमोहन सिंह के लिए यह दावे काफी असहज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने संजय बारू की इस किताब के खुलासों को पीठ में छुरा घोंपने जैसा करार दिया। पीएमओ पहले ही किताब के दावों को फिक्शन बता चुका है और अब पूरी कांग्रेस पार्टी इन दावों को बेबुनियाद बता रही है। मैं कहूँगा एक तो बारू साहब को जो कुछ उन्होंने लिखा है वो लिखना नहीं चाहिए था। वो प्रधानमंत्री के एडवाइज़र रहे, आज अपने ही प्रधानमंत्री पर वो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक दो पावर सेंटर का सवाल है, इसमें मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आता है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, सरकार नहीं लड़ रही है। मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है। अगर सोनिया गांधी सरकार से अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहती हैं तो सही कहती हैं, इसमें हर्ज ही क्या है। जो व्यक्ति 4 से 8 यानी 4 वर्षों का विवरण 6 वर्षों तक नहीं करता और छठे वर्ष में यानी आज 2014 में चुनाव के ठीक दौरान करता है, बी जो व्यक्ति ये सब निजी विश्वास वाले मुद्दों के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र जताता है, लेकिन 2008 से 14 के बीच में जो विवरण और विस्तृत बातचीत वार्तालाप रहा है उनका सार्वजनिक है विपक्ष के कई नेताओं के साथ, उसके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा स्पष्ट है आपके सामने। यस मैडम, देख रहे थे आप। फिलहाल इतना ही।